नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन टॉपिक से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो ये 100 के 100 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अर्थात आपका सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज से संबंधित है। और अगर आप बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हो या जिसमें आपका अनिवार्य पेपर पर्यावरण अध्ययन का होने वाला है, तो साथियों ये प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ज़्यादा समय खराब न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। साथियों चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो आपको पता है साथियों, ओजोन एक परत है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जीव जंतुओं की रक्षा करनी है। अर्थात ओजोन पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ओजोन का सूत्र है O3। ये भी आपको बता देता हूँ, ये समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस राज्य में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो साथियों किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ओडिशा। तो साथियों ओडिशा राज्य के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ओडिशा राज्य में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है और यह प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों वनों की कटाई से, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, वनों की कटाई से किस चीज़ में कमी आएगी। तो साथियों हम बात करें तो वनों की कटाई से कमी आएगी किसमें, वर्षा के अंदर कमी, वनों की कटाई की वजह से वर्षा में कमी आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेरीज घास के मैदान स्थित है। तो साथियों प्रेरी घास के मैदान कहाँ स्थित है, ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। प्रेरी घास उत्तरी अमेरिका में स्थित है। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब नियमित या पारित हुआ। तो बात करते हैं साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट की बात की जाए तो यह एक्ट कब लागू हुआ, सन 1972 के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर लागू या पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ये तुलनात्मक रूप से सस्ते होते हैं। साथियों यहाँ सस्ते महंगे की कोई बात नहीं है। साथियों नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय या गैर नवीनीकरणीय स्रोत की बात की जाए तो जो चीज़ें समाप्त होने की जिनकी संभावना नहीं है उनको नवीनीकरणीय स्रोत के अंदर रखा गया है, और जिनकी समाप्त होने की संभावना उनको अनवीनीकरणीय स्रोत के अंदर रखा गया है। तो साथियों यहाँ पे जिनके समाप्त होने की संभावना नहीं है, इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है, उसे नवीनीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। ब्लू बेबी एक रोग है साथियों, और यह किसके कारण होता है मैं आपको बताऊं तो यह है जल प्रदूषण के कारण रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल प्रदूषण के कारण होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगले बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारतीय हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे कहा जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हो, भारतीय हरित क्रांति के पिता के रूप में जाने जाने वाले इंसान कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र की बात की जाए साथियों तो यह मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र
राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारतीय पर्यावरण विज्ञान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय पर्यावरण विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र को भारतीय पर्यावरण विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, साइबेरियन क्रेन एक लुप्तप्राय पक्षी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य का एक नियमित आगंतुक है? तो साथियों, साइबेरियन सारस के नाम से जाना जाता है। यह एक पक्षी है जिनकी प्रजाति अभी लुप्त होने वाली है और यह है राजस्थान के केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर इनकी प्रजाति देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, साइबेरियन सारस एक राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य है जो कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से वायुमंडलीय आपदाएं नहीं है। निम्न में से वायुमंडलीय आपदा नहीं है। तो साथियों, बात की जाए यहाँ पे 4 में से भूस्खलन, टाइफून, हैरिकेन, टोर्नेडो। तो साथियों, टाइफून, हैरिकेन और टोर्नेडो एक चक्रवात है, बल्कि भूस्खलन यहाँ पे क्या है? भूस्खलन क्या है? यहाँ पे वायुमंडलीय आपदा नहीं है। ये चक्रवात, टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो, ये वायुमंडलीय दृष्टि से देखे जाए तो ये एक चक्रवात वायुमंडलीय आपदा है, बल्कि भूस्खलन यहाँ पे क्या है? वायुमंडलीय आपदा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। साथियों, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नैरोबी में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, यहाँ पे बात की जाए विश्व जनसंख्या दिवस की, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आए थे परीक्षा के अंदर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 5 जून और 11 जून। ये चारों की चारों गलत है। तो इसका क्या आंसर आएगा? 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 11 जुलाई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सर्वाधिक तांबा या रक्तमणि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक तांबा और रक्तमणि उत्पादक राज्य की बात की जाए साथियों, तो यह राजस्थान आएगा। एक हम बात की जाए साथियों, सर्वाधिक तांबा या इसे तांबा भी कहा जाता है, तो जिसका सही आंसर क्या आएगा? राजस्थान आएगा। भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभयारण्य मैं आपको बता देता हूँ, यह राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ जिले में है और यह है उड़न गैलरी। किसके लिए? उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान का राज्य पुष्प को क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प की बात की जाए साथियों, रोहिड़े के फूल को राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। निम्न में से नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरणीय की बात मैंने अभी बताया था साथियों, जो चीज़ें या जो ऊर्जा या जिनकी विलुप्त या लुप्त या खत्म या समाप्त होने की आशंका नहीं है, वो नवीनीकरणीय संसाधन है। तो हम बात करें साथियों, सौर ऊर्जा ये कभी खत्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा, हवा कभी खत्म नहीं होगी, ज्वारीय ऊर्जा भी कम नहीं हो सकती, परंतु यहाँ पे क्या है साथियों, कोयला समाप्त हो सकता है। तो ये क्या हो गया? नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन यहाँ क्या होगा? कौन सा नहीं है? कोयला नहीं है। अगला है, अवनलिका अपवर्तन संबंधित है। अवनलिका अपवर्तन किससे संबंधित है साथियों? यह है
मृदा अपरदन से संबंधित है, मृदा अपरदन से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तपत स्थल है? साथियों, मैं आपकी बात की जाए यहाँ पे भारत के नक्शे की, तो यहाँ पे जो एरिया है भारत के नक्शे के अंदर, जो ये एरिया है ये आ जाता है राजस्थान के आसपास का इलाका, और यह इलाका किस में आता है साथियों? पश्चिम घाट के अंदर, जो कि तपत स्थल है। भारत के नक्शे के अंदर आप देखोगे उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम साइड के अंदर उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिम का जो एरिया, जिसमें राजस्थान के आसपास के जो स्टेट है वो तपत स्थल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट का जो क्षेत्र है पश्चिम घाट का, वह तपस्थल है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, शोर अर्थात ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है साथियों डेसिबल में। अगला हमारा प्रश्न है, वायु प्रदूषण पैदा करने वाला स्रोत क्या है? कौन सा है वायु प्रदूषण पैदा करने वाला स्रोत? साथियों, वायु प्रदूषण धुआं, धूल और गैस तीनों से ही क्या है प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। अगला हमारा प्रश्न है, खेजड़ली का वृक्ष मुख्यतः पाया जाता है। खेजड़ली का वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है साथियों? उसके बारे में हम बात की जाए तो खेजड़ली का वृक्ष जोधपुर के आसपास का एरिया हम बात की जाए वहीं पे, जैसे यह है उष्ण अर्थात गर्म एवं शुष्क जो दशाओं के अंदर जो स्थान है वहाँ पाया जाता है। तो उष्ण एवं शुष्क स्थान अपने जोधपुर के आसपास का एरिया यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण एवं शुष्क दशाओं में। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं साथियों? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 26 से, भूमि जल एवं वायु का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है। भूमि जल एवं वायु से घिरा हुआ वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हरे पौधों को यह भी कहा जाता है। देखो, जो पारिस्थितिक तंत्र की जो श्रृंखला है साथियों, उसके अंदर 3 भागों में उसे बांटा गया। उपभोक्ता की श्रृंखला, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, अपमार्जक। तो इनमें जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे क्या है? उत्पादक है। हरे पौधे उत्पादक है। उसके बाद में जो उपभोक्ता स्टार्ट होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के अंदर बांटा गया। तो हरे पौधों को उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था साथियों ई हैकल नामक वैज्ञानिक ने। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो साथियों, पृथ्वी के ऊपर नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03% CO2। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 21%, 78% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है साथियों? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है। तो साथियों देखते हैं कौन सा नहीं है। वनों की कटाई,
वनों की कटाई करना ये ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है। उसके बाद में अधिक वृक्षों का रोपण ये सही है। जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना ये भी सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का समाधान वनों का कटाई करना नहीं है, बल्कि अधिक वृक्षों का रोपण करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ओजोन परत वायुमंडल में के किस परत में पाई जाती है? तो साथियों ओजोन वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो समताप मंडल या कहा जाए स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो इसका सही हो जाएगा ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण किनकी जिम्मेदारी साथियों? व्यक्तियों की भी है, एनजीओ की भी है और भारत के हर नागरिक की है। तो पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी व्यक्ति की भी है, एनजीओ की भी है और भारत सरकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी की। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रीन हाउस का कारण क्या है? ग्रीन हाउस का कारण क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस का जो मुख्य कारण है साथियों वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मैं आपको बताऊं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है साथियों। राजस्थान अरब सागर से दूरी बना के रखता है, बंगाल की खाड़ी से भी दूरी बना के रखता है, देशांतरीय स्थिति से सही नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है साथियों उच्चावच। क्या है? उच्चावच है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वह जिला कौन सा है साथियों? बीकानेर है। कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है? राजस्थान का कौन सा बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है? तो साथियों यहाँ बात की जाए राजस्थान के नक्शे के अंदर बात की जाए साथियों, उत्तर दक्षिण ये पश्चिम भाग की, कौन से भाग की? ये पश्चिम भाग की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे क्या है? वन क्षेत्र क्या है? कम है। पश्चिम भाग पर वन क्षेत्र क्या है? कमी है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान की भाषा में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है साथियों? बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, शुष्क वन शोध संस्था कहाँ है? शुष्क वन शोध संस्था कहाँ है? तो शुष्क वन राजस्थान के जोधपुर जिले में कहाँ पे है? जोधपुर जिले के अंदर शुष्क वन शोध संस्था है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, WWF का शब्द का विस्तार क्या है? तो WWF का विस्तार है साथियों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। तो बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी उत्पन्न किन कारणों से होती है? अंतरसागरीय भूकंप से, जल प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से और अम्ल वर्षा से। तो सुनामी उत्पन्न होती है साथियों अंतरसागरीय भूकंप आने पर सुनामी उत्पन्न होती है। अगला हमारा प्रश्न है, खेजड़ली आंदोलन किससे संबंधित है? तो खेजड़ली आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। खेजड़ली आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक
जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास जिस महाद्वीप में करती है वह महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप पे विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगला हमारा प्रश्न है हरिकेन या टाइफून क्या है? हरिकेन और टाइफून क्या है? तो ये एक प्रकार के चक्रवात है। चक्रवातों के नाम है साथियों हरिकेन और टाइफून। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कब किया गया था? तो साथियों राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो साथियों ये मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 10 अप्रैल 1999 को जैसलमेर के अमर सागर शहर के आसपास राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था 10 अप्रैल 1999 को। अगला हमारा प्रश्न है साथियों अम्ल वर्षा किन की वजह से होती है साथियों? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन के कारण और धूल के कारण। तो मैं आपको बता देता हूँ अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कार्बन और उस वर्षा के अंदर साथ में कुछ धूल के कण भी हो तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं साथियों जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र पर्यावरण तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संसाधन संरक्षण का अर्थ है निम्न में से संसाधन संरक्षण का क्या अर्थ है? साथियों प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव करना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, ये सभी क्या है? संसाधन संरक्षण का अर्थ है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? साथियों यहाँ पे बात चल रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूँ ये संबंधित है साथियों ग्लोबल वार्मिंग से। अगला हमारा प्रश्न है औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उससे वायु प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी प्रदूषण औद्योगिकरण के कारण होने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ज़ूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? तो साथियों किस क्षेत्र में ज़ूमिंग खेती होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर लोगों का जाना, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है साथियों? मैं आपको बता देता हूँ जैसे ज़ूमिंग का अर्थ है यहाँ पे कुछ समय के लिए लोगों ने यहाँ पे खेती करना स्टार्ट किया। खेती करने के लिए यहाँ पे लोगों ने क्या किया? यहाँ पे जो पेड़ थे उनकी कटाई स्टार्ट कर दी। उसके बाद में 2 साल 3 साल यहाँ पे खेती की। उसके बाद यहाँ से उन्होंने दूसरी जगह स्थानांतर कर दिया। फिर उन्होंने कुछ जगह पे पेड़ काटे और वहाँ पे खेती कर दी। इस प्रकार जो खेत कर रहे हैं उसे ज़ूमिंग कृषि कहते हैं। और यह ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलता है साथियों? उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़ूमिंग कृषि ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ता की संख्या को कौन से कारक निश्चित करते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ता की संख्या को कौन से कारक निश्चित करते हैं साथियों? जैविक कारक। अगला हमारा प्रश्न है दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति का क्या परिमाण है? दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति का परिणाम है साथियों मृदा अपरदन। क्या होता है? मृदा अपरदन।
अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा क्या होगा साथियों? बढ़ते पौधे नहीं, बढ़ते पौधों की संख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण के लिए अच्छा है। बढ़ती आबादी, तो साथियों हाँ, बढ़ती आबादी पर्यावरण के लिए खतरा है। अगला हमारा प्रश्न है, मोस और लाइकन मोस और लाइकन पाए जाते हैं साथियों टुंड्रा वनस्पति में। कहाँ पे? टुंड्रा वनस्पति में। अगला हमारा प्रश्न है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं यूरोप के आसपास के क्षेत्र है उसमें स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित समस्या का कारण बनेगी। तो साथियों ग्लोबल वार्मिंग के कारण है ना निम्नलिखित समस्या कौन कौन सी होगी? ग्लेशियरों पिघलने लग जाएंगे, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और द्वीप डूब सकते हैं। तो ये सभी समस्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, अधिक सिंचित एवं सघन कृषि वाले क्षेत्र मृदा में प्राय किसका अभाव रहेगा? अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले क्षेत्रों में मृदा में प्राय किसका अभाव रहता है साथियों? लोह तत्वों का, जिंक का। साथियों मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न का कहना क्या चाहता है, अधिक सिंचाई तथा सघन कृषि वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे अभाव की मतलब पूरा एरिया बढ़िया तरीके से रहेगा। तो वहाँ पे जिंक की भी कमी नहीं रहेगी, मैग्नीज की भी कमी नहीं रहेगी और लोह तत्व की भी कमी नहीं रहेगी। तो फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। तो इन सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, इन सभी की। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? तो यह है भारत के राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी कहलाती है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या कहलाती है साथियों? क्षोभ मंडल निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य या पुनर्भरण है? तो साथियों वर्षा जल संचयन अर्थात वर्षा के जल को इकट्ठा करना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों यहाँ पे भूजल स्तर को बढ़ाना क्या है? वर्षा जल को इकट्ठा करना है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से किसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है? तो साथियों यह जैव विविधता की समृद्धि और संरक्षण को दर्शाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध मजबूत करेगा, पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी जैव विविधता की समृद्धि और संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण के बारे में जानकारी देना, ये सभी कार्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अभी रामसर सम्मेलन का संबंधित है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो अभी मैंने हमारे करंट जीके की जो क्लास चल रही थी उसमें मैंने एक टॉपिक डाला है साथियों, रामसर। यह है आर्द्र भूमियों से संबंधित। आर्द्र भूमि पे भारत में कुल अब 75 + 5 टोटल 80 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने रामसर स्थल हो गए? 80। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है साथियों? वनस्पति है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की भौतिक स्थिति वनस्पति है। अगला हमारा प्रश्न है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध अध्ययन कहलाता है साथियों जीवन विज्ञान। क्या कहलाता है? जीवन विज्ञान कहलाता है। तो साथियों आज हमने क्वेश्चन पढ़े 1 से लेकर 65। वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए हम अगले 35 प्रश्न इसी सीरीज के अगले पार्ट के अंदर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों।
मेरा यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हर दोस्त के साथ ज़रूरतमंद चीज़ें पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।